जरूरत ही नहीं थी। अभी देखो, शाम वाले बैच को एक महामंत्र दिया है कि यूपीएससी बदल गया है। पहले हमें यहाँ बताया जाता था कि पढ़ो ज्यादा, रटो ज्यादा, लिखो ज्यादा। अभी क्या है, पढ़ो ज्यादा, लिखो ज्यादा, सोचो और ज्यादा। तो यूपीएससी का जो नया पैटर्न है वो बहुत ही अलग तरीके का, वो मैं भी प्रूव कर देता हूँ उसमें। तो खैर, इंडिया वे की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, और मैं इस चैप्टर में बहुत नए परिवर्तन करके लेकर आ रहा हूँ। आज की जो खबर आई है वहीं से हम जो है क्लास को पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि शी जिनपिंग ने भारत आने, G20 में आने से मना कर दिया। अब इस चीज को आज बड़े मजेदार तरीके से हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है दिल्ली डॉगमा, यानी दिल्ली का संशय। दिल्ली का संशय, दिल्ली भारत को रिप्रेजेंट कर रही, भारत की राजधानी। तो दिल्ली का मतलब यहां हुआ द पावर सेंटर, क्योंकि संसार में डिसीजन वही ले सकता है जिसके पास पावर होती है। तो पहली बात ये ध्यान रखो। अब आपका काम है मेरी बातों को लिखना, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में 4 अलग अलग कहानियों में चल रहा है। अब इन कहानियों को समेटने की जिम्मेदारी आपको, इसलिए समेटने का तरीका बता दिया था और एमआईटी लिखवा दिया था कि अगले 15 दिन तुम्हें उस पर काम करना। मुझे पता है कि 50% लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि 3-4 लोगों की बेपा फोटो आई। मैंने एक आपको ब्रह्मास्त्र दिया, देखो ब्रह्मास्त्र देने से काम थोड़ा नहीं चलेगा। वो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे जो है तुनीर में रखा रहेगा, आपको चलाना ही नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको एक सोचने का तरीका, आंसर राइटिंग का तरीका दे दिया था कैसे आपको करना है। अब आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो और ठीक है। कम से कम जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा रास्ता तो आप बनाएंगे, कंपटीशन कम करेंगे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली के संशय की बात, तो दिल्ली मतलब पावर सेक्टर, जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं। इसका मतलब पहली चीज है कि निर्णय लेने वाले के पास शक्ति होनी चाहिए। और यही कारण है कि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको आने वाले समय में अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी निर्णय लेने हैं। तो आप कहते हैं कि मैं देश बदलना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके इस निर्णय में पावर नहीं है तो आप देश को नहीं बदल पाएंगे। आप सिर्फ सुझाव देंगे, सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के संशय की क्या बात है। संशय यानी डॉगमा। जो संशय है वो वर्ड थोड़ा सा संशय के साथ साथ यहाँ डॉगमा, संशय के साथ डॉगमा का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है मैं एक सिंगल पैटर्न पे चलता रहूं। संशय का मतलब है मैं क्या करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूं, मैं लेट नाइट पढ़ूं। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउट, संशय। लेकिन इससे भी ज्यादा एक खतरनाक चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डॉगमा। डॉगमा का मतलब होता है मैं यही कर रहा हूं, मैं यही करूंगा, मैं हर परिस्थिति में वही करना चाहता हूं। इसको रूढ़िवादिता बोलते हैं। तो ये डॉगमा का मतलब, दिल्ली डॉगमा का मतलब हुआ दिल्ली की रूढ़िवादिता, कि हमने ये किया, फलाना नेता को हमने आइडल मान लिया। हमारे यहाँ आइडलिज्म बहुत ज्यादा है। भारत में क्या होता है कि व्यक्तिपरक राजनीति बहुत चलती है। राजनीति जो होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, वो सिस्टम बेस्ड होनी चाहिए कि दिस इज द सिस्टम। हमारी राजनीति में व्यक्तिपरक हो जाता है। हमारी जो राजनीतिक निष्ठाएं हो जाती हैं वो व्यक्तिपरक हो जाती हैं, यानी ये किसी पर्सन के साथ या किसी पर्सोना के साथ जुड़ जाती है। साउथ में ये और ज्यादा खतरनाक है। साउथ में तो थलाइवा और थलाइवी का कॉन्सेप्ट है। थलाइवा मतलब क्या होता है, जैसे मान लो रजनीकांत साहब हैं तो वो थलाइवा हो गए, जयललिता थलाइवी हो गए। उनके नाम के साथ कभी आप न्यूज़पेपर में ये आते हैं, हिंदू हिंदू में ऐड आता है, देखना थलाइवा या थलाइवी लिखा जाता है। थलाई मतलब सुप्रीम लीडर। उनकी पूजा होती है, उनकी मूर्तियां बनती हैं, उनके पोस्टर बनते हैं, लोग उन पे दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो ये स्थिति, तो ये भारत की पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति परक है, यानी कि पर्सन, कि ये पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कोई, आपने देखा होगा कई बार किसी लीडर की मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे को जो कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रहा उसको जिता देते, उसकी पत्नी को जिता देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ निष्ठा है। तो हम व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं, हम जो है किसी पर्सन के साथ जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा भारतीय राजनीति में बहुत ऐसा हुआ, वो नेताजी जेल चले गए, उनके परिवार का कोई सदस्य चीफ मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ठिकाना मिनिस्टर बन के तैयार हो जाता है, जबकि बेचारे को कुछ नहीं पता, राजनीति में इससे पहले कभी नहीं आया था। तो सिर्फ वो फलाना परिवार से है, फलाना व्यक्ति का पुत्र पुत्री या कुछ भी, पत्नी जो भी है। तो ये बताता है कि हमारी जो राजनीतिक निष्ठा है वो क्वेश्चनेबल नहीं है। इसको रूढ़ियां बोलते हैं। अब एस जयशंकर साहब ने इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं कि रूढ़ियों की गहराई क्या है, और जो विश्व है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। और आज मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से इनपुट जोड़ा है, आपको बड़ा मजा आएगा कि अभी शह और मात का खेल शुरू हो गया है। ठीक है, चलें शुरू करें। तो क्लास शुरू होती है हमारी आज की दिल्ली डॉगमा को लेकर, यानी दिल्ली की रूढ़िवादिता, यानी हम किसी एक जगह फंसे हुए हैं। तो दिल्ली की रूढ़िवादिता में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस जयशंकर साहब, हिंदी में है किसी के पास ये वाली किताब, तो मैं ये कोट पढ़ दूंगा, देना जरा। तो नेपोलियन बोनापार्ट से शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट क्या कहते हैं, कहते हैं द हिस्ट्री इज द वर्जन ऑफ पास्ट इवेंट दैट पीपल हैव डिसाइडेड टू एग्री अपॉन। तो देना बेटा, लिखो।
इस कोट के कुछ मतलब हैं, मैंने 2-3 कोट इसमें किए हैं। इस कोट के अपने कुछ मतलब हैं। कहता है इतिहास अतीत की घटनाओं का एक ऐसा संस्करण है जिसे लोगों की सहमति प्राप्त है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी लिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पता चला यही क्वेश्चन बन के आ गया, बोले एक्सप्लेन, लास्ट में जोड़ दिया एक्सप्लेन, आप परेशान हो गए क्या एक्सप्लेन करें। इतिहास अतीत की घटनाओं का एक ऐसा संस्करण है जिसे लोगों की सहमति प्राप्त है। क्या मतलब है इसका? सहमति प्राप्त है मतलब अगर आप उससे एग्री करते हैं तो वो सही हिस्ट्री है, आप उसे एग्री नहीं करते हैं तो इतिहास को आप बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे बहुत समय तक हमने एग्री किया, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए, हमारे जितने भी इतिहासकार ने लिखा आर्यन इन्वेजन थ्योरी लिख दी कि आर्य आए, यहाँ के द्रविड़ लोगों को हराया, इसीलिए देखो वो साउथ में बोलकर चला गया ना वो, तो ये सिस्टम बना दिया। और हमने उस पर किताबें लिख दी, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, हम सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही रटते चले आए, क्योंकि उस समय इतिहास को सहमत प्राप्त। लेकिन अब जब नई खोजें हो रही हैं, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया आ रहा है और खोज खोज के निकाला जा रहा है आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग होते थे, वो वहां से वो नहीं आए, हमने भेजे लोग, और आज हम सभ्यताओं को लिंक करते चले जा रहे हैं। आज हमें पता चल रहा है कि सुमेरियन सभ्यता में भी हमारे स्पॉट्स हैं, ठीक है, हर जगह हमारी जो है वो चीजें पाई जा रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब हम उससे असहमत हो रहे हैं, हम एक नई सहमत की तरफ जाएंगे, जिस पे हम सारे लोग सहमत हो जाएंगे, वही एक नया इतिहास होगा। तो इतिहास सबसे ज्यादा बदलता है। सवाल है कि ये कहते हैं कि इतिहास की जो घटनाएं होती है उस पर लोगों की सहमति प्राप्त होती है, ठीक है, कि आप एग्री हैं तो इट्स ओके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बात कहा था। इसका मतलब होता है कि हमें लगातार बदलती हुई चीजों को समझना पड़ता है कि क्या चीज बदल रही है। जैसे भारत में नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें, भाई यार से इसको जोड़ के देखें, तो भाई नेहरू जी की ये पॉलिसी थी। अब नेहरू जी का परसोना लार्जर देन लाइफ था, मतलब एक तरह से आप उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप संस्थाएं उनके नाम पे हैं, थिंकिंग उनके नाम पे है, आधुनिक भारत के निर्माता उन्हें कहा जाता है, सारी चीजों पे सब कुछ उन्हीं के नाम से। यू कांट क्वेश्चन नेहरू, यू कांट क्वेश्चन गांधी, आप इन पे प्रश्न नहीं कर सकते भारत में। तो एक लंबा दौर ये चला, आज हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आज हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि हमने बहुत सी चीजों को रिवर्स किया, आज हमने बहुत सी चीजों को हटाया। आज क्वेश्चन हमारा यूथ कर रहा है कि ये बताओ जब सब कुछ ठीक था, तो मान लो थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें ब्रिटिश माना, तुम ब्रिटिश हो, तुमने भारत पे 190 साल राज किया, ठीक है, तो अब तुम्हारा इनका माइंडसेट, आज तुम्हें ब्रिटिश माइंडसेट बताता हूं। ये रूटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर इस बुक का है। थोड़ी देर के लिए यहां आओ, ये ब्रिटिश है एक, इन्होंने भारत पर 190 साल राज किया, ठीक है, ये 190 साल राज करके यहां जाओ, राज करने के लिए यहां आओ। समझना इस कहानी को कि एक्चुअली में जो राष्ट्र होता है, इस जो कथन है नेपोलियन बोनापार्ट के, छोटा मोटा कथन नहीं है, बहुत बड़ा कथन है। इसको जितनी बार सोचता रहा मुझे उसमें उतने डायमेंशन मिलते रहे। तो आप ये भारत के लोग हैं, आप आए, आपने समझा कि भारत की जो संस्कृति बड़ी समृद्ध है, बहुत पावरफुल है, बहुत रिच है, भारत में ज्ञान विज्ञान इसके संरक्षण की बातें। अब इनको समझ में आया, ये मान लो मैकाले हैं थोड़ी देर के लिए, इनको समझ में आया इनको पकड़ा नहीं जा सकता, तो इन्होंने लूप होल ढूंढे कि सबसे पहले इनको इनके कल्चर से काटो। इन्होंने क्या किया, कुछ नियम बनाए, जैसे कानून के नियम बनाए कि भाई चलो इंडियन पीनल कोड बना देंगे। तो जब इन्होंने कानून बनाया तो आपके लिए थोड़े ना बनाया, क्योंकि ये मास्टर हैं, ये आपका शोषण करने आए हैं। आपकी जीडीपी इस समय पूरी दुनिया में 24-25% है। आपका हस्तशिल्प, आपका रेशम, आपका मलमल, आपके कपड़े, आपकी प्रिंटिंग। हमारे यहाँ एक कपड़ा छपता था छींट, अभी भी कई जगह पे बचा है, पागल थे लोग इस छींट के कपड़े के लिए। पढ़ना कभी छींट के कपड़ों का इतिहास, मतलब मर गए। उन्होंने 34% टैक्स लगा दिया, फिर भी हमारे छींट के कपड़ों का यूरोपियन मार्केट नहीं छीन पाए, ये हालत थी हमारी। तो अब इनको समझ में आया कि भाई कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। इन्होंने कुछ अपने भवन बनाए, इन्होंने अपने कुछ सड़कें बनाई, इन्होंने अपने कानून बनाए, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई। इन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हें उन्नत करना है, तुम्हें पहले तो बताया कि तुम जो है वो काले असभ्य लोग हो, तुम राष्ट्र नहीं जानते हो, तुम्हें तुम्हारी चीजों से काट दिया, तुम्हें तुम्हारी चीजों में फंसा दिया, और इन्होंने अपना अपना जो है सुप्रीमेसी स्थापित कर दी। अब चलो भाई ये सब हो गया, तो यहां तक फिर हमने, आप में से कुछ लोग उठे, लड़ाई वड़ाई लड़ी, इनको एक दिन जाने के लिए मजबूर कर दिया कि चलो भाई, मजबूर कर दिया या इनको लगा कि इनका मार्केट अब खत्म हो गया, चल लो अब यहां से, तो ये चले गए। लेकिन इनके राजनीतिक रूप से चले जाने के बाद अब इसी क्लास में क्या हुआ कि 90% ऐसे लोग हैं
या इसी में से कुछ लीडर निकल गए, मान लो इन्हें 2-3 लोगों को लीडर बना दिया कि ये आप राष्ट्र चलाओगे। अब इनके पास इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है कि इनके बनाए कानूनों को बदल दें, इनके बनाए भवन को बदल दें, इनके बनाए नियम को बदल दें। ठीक है, अब ये चली गई लंदन, चली जाओ वहां, चली जाओ लंदन। ठीक है, अच्छा अब माइंडसेट तुम मुझे बताओ क्या चल रहा होगा। ये जब भारतीयों को अपना शासन चलाते हुए देखते होंगे, ये लुटियंस के बनाए भवन में बैठे हुए हैं, इनके राजपथ, इनका नाम राजपथ, जो ब्रिटिश राज का प्रतीक था, उसको आज भी राजपथ तुम कह रहे हो। बीटिंग रिट्रीट, तुम्हें नहीं पता, आज से 2-3 साल पहले हमारे जो होता था ना, वो अमर जवान ज्योति वह धुन बजती थी, वो अंग्रेजों की धुन थी, जो ब्रिटेन में उगने वाले नए सवेरे का गान करती थी। हमारे पास अपना कुछ नहीं था, अभी हमने चेंज किया। हमारे देश में बहुत लंबे समय तक, अभी कुछ साल पहले तक, जो बजट पेश होता था शाम को 5 बजे होता था, क्योंकि इनके यहां उस समय सूर्योदय होता था, तुम्हारे यहां शाम ढलती थी। और भारतीय परंपराओं में शाम ढलने के बाद तो हम कोई काम नहीं करते, हम खाना नहीं खाते सूर्यास्त के बाद। और तुम्हारे यहां देश का बजट, आर्थिक चीजें पैदा की जा रही हैं, तुम उन्हीं के भवन, उन्हीं के कानून चला रहे हो। इंडियन पीनल कोड, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का सिस्टम, उन्हीं के प्रतीक, तुम्हारे नेवी के झंडे पे ब्रिटेन का क्रॉस टंगा हुआ, और तुम्हें होश नहीं है। अच्छा, इनके मन पे क्या फर्क पड़ता होगा? तुम्हारे कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, तुम्हारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल चल रहे हैं, जहां तुम्हें अंग्रेजी, और तुम्हारा इतिहास भी इन्होंने जो लिख के भेजा था, देखो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, भारत में ऐसा, भारत में जाति प्रथा, भारत में फलाना ढिकाना, पूरा इन्होंने पीढ़ियां तैयार की। तो इनको कैसी फीलिंग आती होगी वहां बैठ के? बोले चल रहा है मेरा शासन, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। भारत का हर आदमी ब्रिटेन को कितने सम्मान से देखता है। देखो किसी भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार होटल में, बाहर एक दरबान खड़ा है, एक अंग्रेज आ जा रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। कोई विदेशी देखते ही ऐसा हम चौधिया जाते हैं कि जैसे कौन आ गया। और जब भारतीय जाता है, तुम चले जाओ किसी विदेशी से, जाके उसके होटल में रुको, वो तुम्हें ऐसे बो करके वहां तो अभी भी कई जगह लिखा होता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उन्होंने बहुत लंबे समय तक लिखा था कि कुत्ते और भारतीय वहां अलाउ नहीं है। और आपके सामने कोई अंग्रेजी आ गया है ठीक है, आप दांत निकाल के उसके सामने झुक रहे, होता है कि नहीं होता है? कुछ भी जो वेस्टर्न है वो हम उसको। अब इनके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा कि भारत आजाद नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ राजनीति से नहीं चलता है, राष्ट्र प्रतीकों से चलता है। हमने 3 रंग का एक झंडा बना दिया, 3 रंग ही तो हैं, लेकिन उसी झंडे की शान के लिए हमारा सैनिक अपने सीने पे गोली खा जाता है। और किसी भी एक बहादुर सैनिक को खड़ा करके पूछो, बोले तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना, बोले मेरा जो शव है वो तिरंगे में लपेटा जाए। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा जो अंतिम यात्रा निकले वो तिरंगे में लिपटी हो। अब बताइए, इससे महान बात क्या हो सकती है? एक प्रतीक ही तो है। इंसान के प्राणों से बढ़कर क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन भारत माता की जय बोलते हुए हमारे कितने लोगों ने अपने प्राणों को शहीद कर दिया। हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा खिलाड़ी, पूछिए, अभी आपने नीरज चोपड़ा का स्टेटमेंट पढ़ा, वो कहता है सबसे बड़ी खुशी होती है जब हम राष्ट्रगान बज रहा होता है, जब तिरंगा हाथ में होता है। इसी दिन के लिए हम रातों दिन कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दर्द सहते हैं, इंजरी सहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा जीवन में और कोई खुशी नहीं है कि राष्ट्रगान पूरी दुनिया के सामने बज रहा है। ये क्या है? प्रतीक ही तो है, और क्या है? तो राष्ट्र प्रतीकों से चलता है। तो 1947 के बाद हम अंग्रेजों के कानून को कैरी कर रहे हैं, हम उनकी बनाई नीतियों को कैरी कर रहे हैं, हम उन बनाए हुए आदर्शों को कैरी कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में हमारे शोषण के लिए बने थे। और हमारे पास फुर्सत नहीं, और हम अपने आप को आजाद देश कह रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से एक मास्टर चला गया, लेकिन मानसिक रूप से और प्रतीकों के रूप में, यानी साइन के रूप में, हम क्या आजाद हुए? नहीं हुए। आज भी हमारे यहाँ का कोई बड़ा अमीर आदमी होता है, वो लंदन जाके रहता है, लंदन में उसकी कोठी जरूर होती है, वहां उसको बड़ा अच्छा लगता है, ही सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव। अभी आपने देखा, कल एक बहुत जाने माने वकील है, उन्होंने तीसरी शादी की है। कहाँ की है? लंदन में। क्योंकि वो क्या बता रही है? वो मास्टर्स की सुप्रीमेसी बता रही है। क्यों? भारत में अच्छी जगह नहीं है क्या?
भारत में बर्फ नहीं पड़ती क्या? भारत में ठंड नहीं है क्या? बट लंदन क्या है? लंदन एक मानसिक स्थिति है, एक साइन है कि हम अंग्रेजों के बीच में जाके पार्टी कर रहे हैं, हमें कितनी खुशी मिल रही है। तो ये जो डॉगमा वर्ड है बड़ा गहरा वर्ड है, ये छोटा मोटा नहीं। जब मैंने इस पर काम शुरू किया, सोचना शुरू किया, ये रूढ़ियां बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये जो प्रतीक होते हैं वो हमें निर्णय लेने या ना लेने की प्रेरणा देते हैं। अब आज से कुछ साल पहले तक सो कॉल्ड राजपथ में, जिसको अब नाम चेंज किया गया, वहां पर किंग जॉर्ज की मूर्ति क्यों थी? क्या उसने ऐसा भारत के विकास में, भारत के प्रोत्साहन में ऐसा योगदान दिया? हमारे तमाम महापुरुष छोटे पड़ गए थे और वहां किंग जॉर्ज की मूर्ति पड़ी हुई है, और हम जा रहे हैं फोटो खिंचा रहे हैं, हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा ये क्यों है यहां पे। तो मैंने एक लाइन बताई थी, वो मेरे ख्याल से मेरे लाइफ की सबसे खूबसूरत लाइन, कि हम भारतीयों को पता सब कुछ है, हम जानते। जितना तुम इस लाइन के बारे में सोचोगे ना, तुम्हें भारत के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। हम जा रहे हैं वहां सेल्फी अपलोड कर, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ये है क्यों, हमारे गुलामी के प्रतीक हमारे साथ क्यों हैं। जबकि कोई स्वतंत्र राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है तो दो तरह की वो आजादी चाहता है, एक राजनीतिक, दूसरा मानसिक। सबसे पहले वो गुलामी के प्रतीकों को खत्म करता है। दुनिया के सारे देश उठा के देख लो, वो गुलामी के प्रतीकों को खत्म करके रख देता है। कहीं हमारे लोगों को गलती से पता ना क्यों आज भी मुखर्जी नगर के पास किंग्सवे कैंप है, क्यों हमें फुर्सत नहीं मिली? आप जाके देखो, किंग्सवे कैंप बोर्ड लगा है, तुम्हारा ऑफिशियल सरकारी बोर्ड लगा है, किंग्सवे कैंप कहा जाता है उसको। क्यों है? 76 साल हो गए हमें, किंग्सवे कैंप क्यों? किंग्सवे ने हमारे लिए क्या ऐसा किया है? कौन सा योगदान उसने हमारे लिए किया जो हमारी भारत की समृद्धि में, भारत की एकता में उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो? लेकिन उसने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रखी है जिसको गर्व महसूस होता है इन सब चीजों पे। कनॉट प्लेस, सो कॉल्ड सीपी, पढ़ो उसके बारे में। क्या था कनॉट प्लेस? भारत के सो कॉल्ड एलीट लोगों की जगह, जो उस अंग्रेजियत के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कॉफी का कप लिए हुए, इंग्लिश में बात करते हुए, और अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव दिखाते थे। यानी आप अगर उनको कॉपी करते हो तो यू आर प्रोग्रेसिव। साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली के बच्चों से बात करके देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम हिंदी को ट्विस्ट बोलने में हमें बहुत गर्व फील होता है, और हम इसमें बात नहीं कर रहे, अरे तू बता तुझे हिंदी बोलने नहीं आती, इस देश का नागरिक है, तुझे शर्म आनी चाहिए। लेकिन पूरा माइंडसेट देखो कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो प्रोग्रेसिव है, और जो हिंदी बोल रहा है वो गंवार है। क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला गंवार है, अपनी भाषा को जानने वाला गंवार है। देश देखो कैसे चल रहा है, चल कैसे रहा है। इसको डॉगमा कहा जाता है, यानी ये रूढ़ियां हैं। मतलब रूढ़ियों का मतलब हमने बिना सोचे समझे, किंग्सवे कैंप क्यों है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों लगी है, राजपथ क्यों कहा जा रहा है, हम लुटियन जोन में क्यों रहते हैं? लुटियन जोन है ना, लुटियन जोन है, बड़े बड़े नेता रहते, क्यों लुटियन में क्यों रहते हैं? चला गया वो यार, उसने अपने घर से पैसा लगा के थोड़े ना बनाया था, भारतीयों का पैसा नोचा था उसने। भारत की जीडीपी को 24% से 2% के नीचे पहुंचा दिया था। 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की लूट हुई थी। अमेरिका और चीन की टोटल अर्थव्यवस्था भी मिला दोगे तो इतनी नहीं बन रही जितनी उन्होंने भारत से अकेले लूट लिया। यानी ब्रिटेन का पूरा अस्तित्व तो हमारे लूटे गए पैसों पे, तो हम उस पर गर्व कर रहे हैं। तो हमसे ज्यादा पतित इंसान संसार में कोई नहीं है, कि जिसने तुम्हारा शोषण किया, जिसने तुम्हारी जो है खाल को हड्डियों से चिपका दिया, तुम उसको अपना आइडल मान के चल रहे हो। और उसकी बनाई गई चीजों पे हमें फुर्सत नहीं मिली हम कानूनों को बदल दें, हमें फुर्सत नहीं मिली हम अपने अधिकारों की मांग करें, हम भारतीय होने के नाते गर्व महसूस करें। तो भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक राजनीतिक आजादी थी। राष्ट्र कई स्तरों पर आजाद होता है। जब वो अपने, हमारे यहां कोई भी एक फॉरेनर या कोई इंटेलेक्चुअल, एक तो ये जितने इंटेलेक्चुअल है ये सबसे ज्यादा देश का उन्होंने बंटाधार किया है, और कुछ भी बोल दे हम तुरंत उसकी तरफ चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसकी हिम्मत कैसे पड़ी बोलने की। तो आज बहुत समय बाद हमें ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है। ये बात क्यों कहते हैं जयशंकर? कहते हैं कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। आ जाते हैं एक सिंपल सा, कि ये रूढ़िवादिता का मतलब क्या है, ये हमारे आईआर में कैसे काम करेगा। कहते हैं द स्टेट ऑफ माइंड वाज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। जैसे हमने कहा कि भारत को हम प्रोग्रेसिव बनाएंगे, हम भारत से गरीबी मिटाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ठीक है, ये बातें हमने बहुत बार सुनी होगी, हर नेता
हर 5 साल में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें विज्ञान प्रौद्योगिकी फलाना डिगाना में आगे लेके चलेंगे। तो ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड यानी दिमाग की एक ऐसी अवस्था होती है, लिख लो, जब एक ही चीज को अलग अलग परिस्थितियों में किया जाए, एक ही चीज को अलग अलग परिस्थितियों में किया जाए, देखो, जब एक ही चीज को अलग अलग परिस्थितियों में किया जाए और फिर एक जैसे परिणाम की प्रत्याशा रखी जाए, और फिर एक जैसे परिणामों की प्रत्याशा रखी जाए, तो इसे रूढ़िवादिता कहते हैं। मतलब आप चाहते हो कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर को ही अपनाओगे, वेस्टर्न एजुकेशन को करोगे, अपनी चीजों को आप किनारे रखोगे, तो आप क्या भारतीयता की खोज कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप द स्टेट ऑफ माइंड वॉज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। आप बार बार वही गलती करते चले जा रहे हो और आप डिफरेंट रिजल्ट की बात कर रहे हो। अब वो कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, भारत को ये डॉगमा छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान 3 गया तो एक ब्रिटिश पत्रकार था, उसने बोला कि भारत हमसे इतना एड ले रहा है, $2.3 बिलियन और फलाना फलाना, वो मतलब हमें गरीब देश जान के हमें एड दे रहा है, जबकि 2015 में हमने मना कर दिया, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तो ये रूढ़िवादिता है। अच्छा, हमारे यहां भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, जैसे ही किसी अंग्रेज ने मुंह खोला हमारे यहां लोगों का दिमाग खुल गया, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया भारत को ऐसे महंगे प्रोजेक्ट नहीं लगाने चाहिए, भारत को ये पैसा शिक्षा में लगाना चाहिए भैया। अच्छा, तो जरा अमेरिका की स्टडी कर लो, अपोलो के बारे में पढ़ लेना। एक किताब थी, मेरी बड़ी फेवरेट किताब थी कॉलेज डेज में, रॉकेट बॉयज, ठीक है, जिसका नाम बाद में आगे चलकर अक्टूबर स्काई हो गया था। तो उसमें एक वैज्ञानिक की कहानी थी जिसने नासा का जो है वो उड़ाया था। जो क्या हुआ था, रशिया में जब स्पुतनिक छोड़ा था, जब स्पेस वॉर चल रहा था पहली बार रशिया और अमेरिका के बीच में, तो वो कहानी बड़ी जबरदस्त है। तो वो क्या है, वो एक कोल माइंस में गरीब परिवार में रहने वाला एक अमेरिकन लड़का था, उसकी कहानी है, जो नासा का इंजीनियर बना। तो रशिया ने स्पुतनिक छोड़ दिया, अमेरिका के लिए शोक, राष्ट्रीय शोक मनाया गया था उस दिन कि हमसे पहले रशिया ने कैसे कर लिया। और फिर क्या हुआ, वहां स्कूलों में हर बच्चे को प्रण दिलाया गया कि भारत जल्दी से जल्दी, जो अमेरिका जल्दी से जल्दी जो है वो स्पेस का पावर बनेगा। जॉन एफ कैनेडी का बहुत भाषण अभी आपने रिसेंटली वायरल हुआ कि इस रेस को अमेरिका जीत के रहेगा। जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत फेमस भाषण था, अमेरिका के बहुत पॉपुलर राष्ट्रपति थे। और उसकी कहानी ये थी कि वो एक कोल माइंस में था, वो धीरे धीरे रॉकेट बनाने लगा, नेशनल साइंस फेस्टिवल में गया और आगे चलकर वो नासा का इंजीनियर बना, अपोलो उसी ने उड़ाया था। तो वहां के स्कूलों में इसकी चर्चा होती थी कि हमें रशिया के टक्कर में लड़ना। यानी आप जब ये चीज देखते हो, तो जो चंद्रयान 3 है, हमारी एजुकेशन सिस्टम रुकी पड़ी थी। क्या किया हमने एजुकेशन सिस्टम से? आज जब ये चंद्रयान 3 जा रहा है तो आज ये हमारे लिए विज्ञान राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, चंद्रयान 3 ने क्या किया, प्रज्ञान ने क्या किया, रोवर क्या कर रहा है, ये आज हमारे लिए चर्चा का विषय है। शिक्षा को एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर होता है। लिटरेसी डिग्री के लिए होती है, जो हमारा देश 1947 के बाद से पढ़ गया, लिटरेट हो गए हम, एजुकेट हुए नहीं, क्योंकि एजुकेशन के लिए पर्पस चाहिए होता है। हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? हमारी लिटरेसी, हमारे देश में एजुकेशन नहीं है। अगर कोई कहता है तो मैं उसका डिनाई करता हूं, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ लिटरेसी है। हम लिटरेट लोग हैं, हमें डिग्री के लिए पढ़ना, हमारा सबको पता है कि हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। डिग्री क्यों चाहिए? क्योंकि नौकरी चाहिए। ये अंग्रेजों की दी हुई चीज है, ये अंग्रेजों की दी हुई थी कि तुम भारतीयों को सारा किसके लिए काम करना है? डिग्री। और शर्त क्या है? अंग्रेजी आनी चाहिए। शर्त क्या है? देश आजाद हो गया है क्या? जाके पढ़ो। उस समय जिस भारतीय को, चाहे वो सिविल सेवा हो और चाहे कुछ भी, लंदन जाके अंग्रेजी का कंपलसरी पेपर देना। अगर आप यूरोपियन भाषा जानते हो तभी आप नौकरी के लिए योग्य हो। ये अंग्रेजों के समय में था भारतीयों के लिए। आज बदल गया क्या? आज किसी भी एग्जाम में चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, इंग्लिश इज अ कंपलसरी पेपर। यूपीएससी की बात कर लो, भारत की किसी भी एक भाषा में पेपर दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। कहां चले गए अंग्रेज? कौन कह रहा अंग्रेज चले गए? कौन कह रहा अंग्रेज चले गए भाई? तुम हिंदी में पेपर दे सकते हो, उड़िया में दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश वाला कंपलसरी है। तो अंग्रेजों के समय भी तो यही नियम था। तो जब किसी राष्ट्र को एक विदेशी भाषा सिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कंपलसरी है, सोशल स्टेटस है, तुम्हें जानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अगर नौकरी पानी है तो तुम्हें यह सीखना पड़ेगा। तो देश आजाद कहां हुआ? देश आजाद कहां हुआ? मुझे लॉजिक तुम दे दो।
तो वो नियम बदले कहां गए? तो वो क्या है, लिटरेसी है, जिसको हमने मुलम्मा चढ़ा दिया, कवर चढ़ा दिया एजुकेशन का। एजुकेशन पर्पसफुल था, पर्पसफुल भारत था एजुकेटेड, कि हमें पता था भाई मुझे अच्छी साड़ी बनानी है, ये मेरा एजुकेशन पर्पस पता था, इससे मुझे अच्छी मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, मुझे अच्छी कलाकारी करनी है, अच्छी मूर्तियां, ये मेरा एजुकेशन का पर्पस था। भारत था, पूरा भारत, सारे नियम कानून स्टैट, नौकरी 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 नौकरी, इस पे बात कर रहा है। अरे बात करते जब हम 20-25 करोड़ होते, मजाक मजाक में हम लोग 1 अरब 40 करोड़ पहुंच गए। कहां से रिसोर्स लेकर आओगे भाई, कहां से इतना रिसोर्स लेकर आओगे? सवाल तो ये ना, राष्ट्र के पास रिसोर्स कितने हैं? अगर तुम्हें इतनी चिंता पड़ी थी नौकरी की, तो 20-25 करोड़ रुपए के अंदर जानकारी अपने आबादी रखते। अब 1 अरब 40 करोड़ रुपए को कैसे, जो इतने लोगों को कहां से लेकर आ पाएंगे नौकरी? तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे चाइना ने अपनाया, मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके लिए तुम्हें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। चाइना में आदमी को पता है मोबाइल कैसे फैब्रिकेट करते हैं, उसके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना के हर आदमी को पता है। मैं भी कुछ चाइना के इंस्ट्रूमेंट देख रहा था, महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स एग्रीकल्चर के, और सब हैंडी, सब मोबाइल, सब सस्ते। आलू बोना है, कोई भी चीज, प्याज निकालनी, अरे बिल्कुल छोटे छोटे औजार जो महिला कृषक इस्तेमाल कर रही हैं, पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। भारत में मुझे दिखा दो, एक इनोवेशन दिखा दो जो महिलाओं के शरीर के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हों, दिखा दो मुझे। हम आजाद हैं कहां? हम आजाद हुए कहां अभी तक? इंग्लिश हमारा कंपलसरी पेपर है। तो मास्टर्स जो थे, उन्होंने बस अपनी जगह किसी को बिठा दिया है, चल वही रहा है। तो रूढ़िवादिता का यही मतलब होता है कि आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो और आप कह रहे हो कि विश्व गुरु बनेंगे, अतुल्य भारत की हम नींव रखेंगे, फलाना करेंगे। कहां से करोगे यार? तुम्हारा सारा लफड़ा ही एकदम अलग बन रहा है। तुम्हारे अपने पास तुम्हारा अपना कोई कानून नहीं, तो तुम बैठ के हंसोगी ना कि चला तो रहे मेरे आईपीसी से, तो वो हंसते हैं भाई बैठ के, जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत ये भारत वो करेगा। अबे तुमसे अपना कानून तो बन नहीं पा रहा है। आधी से ज्यादा चीजें वेस्टमिनिस्टर मॉडल तुमने हमसे लिया है, जो तुम्हारा संसद है वो ब्रिटेन के कानूनों पे चलता है। तुम यार अपने इतने तुम्हारे नेता है, तुम अपनी बिल्डिंग में तो बैठ नहीं पा रहे हो, तुम लुटियंस में बैठते हो। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम हमारे से चलता है, तो वो बैठ के लंदन में क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि ये जबरदस्ती की फ्रीडम। तुमसे एक झंडे पे निशान तो हट नहीं रहा है। तुमने अपनी गलियों सड़कों के नाम किंग्सवे, फलाने पे, जॉर्ज पे, पंचम पे, पता नहीं सब पे किसने रखे, जिसने भारत को लूटा खसोटा वो तुम्हारा हीरो है। हिमाचल में एक टूरिस्ट प्लेस है डलहौजी, और डलहौजी के बारे में जब पढ़ोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, तो हमारी वीरांगना झांसी की रानी, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उसको मारने वाले के नाम पे हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस है। फुर्सत ही नहीं है हमारे पास, फुर्सत ही नहीं है हमारे पास, हम बिजी बहुत हैं। कल शाम को ही पढ़ा रहा था मैं, काम नाम कुछ नहीं, बिजी हम सबसे ज्यादा हैं पूरे संसार में। किसी ट्रैफिक लाइट पे हम रुकेंगे नहीं, न जाएंगे न जाने देंगे, हम बिजी बहुत लोग हैं, और काम दाम हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि हम भारतीयों को, हम एक अजीब से नशे में जी रहे हैं। हम मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं, हमें नहीं पता। हम में से आधे लोगों को नहीं पता। बोले डलहौजी जाना, डलहौजी। बोले डलहौजी है कौन? किसी भारतीय से पूछो, बोले होगा कोई यार, जगह का नाम है, बस पकड़नी है हमें, छूट जाएगी। ऐसी बात करेगा? कभी करके देखना। कभी पूछो कि ये किंग्सवे कैंप क्यों है? बोले यहीं से ऑटो मिलता है। करना देखना वहीं पे। बोले इसका नाम किंग्सवे कैंप क्यों है? अरे हमसे क्या मतलब है किंग्सवे कैंप है, ऑटो हम यहीं से पकड़ के जाते हैं, 417 नंबर की बस यहीं से मिलती है। उसको समझ ही नहीं वो क्या कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है मुझे लगता है। कभी कभी मुझे भी अपने ऊपर थोड़ा सा करके, हमें पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। हमें ना आजादी का मूल्य पता है, ना गुलामी के बारे में हम जानते हैं। हम, हमारी एजुकेशन सॉरी लिटरेसी जो रही है, उसने हमें किसी भी चीज से काट दिया। हमें बस सिखाया गया कि ये भाई पढ़ना है, डिग्री लेनी है, नौकरी करनी है। तो जो नौकरी करने वाली पीढ़ी कौन सी होती है? नौकर होती है। तो कहां वो चले गए? वो हैं, अभी भी हैं। जब तक हम इन प्रतीकों को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप नहीं खड़े होंगे, तब तक हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। 75 साल, कीमती 75 साल हमने बिता दिए।
और हम ये नहीं समझ पाए कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या रखे, समाजवाद, पूंजीवाद, मिश्रित, यही तो पढ़ाया जाता आपको, पंचमेल खिचड़ी। और इसी चक्कर में हम ना आर्थिक प्रगति कर पाए, हम एक ही चीज में प्रगति कर पाए, हर आदमी 5 बजे बाद खाली हो जाता था, और मजाक मजाक में जनसंख्या विस्फोट हमारे यहाँ इतना ज्यादा। और दुनिया का पहला देश जिसने जनसंख्या नियंत्रण की कानूनी नीति बनाई थी, हंसोगे, पागल हो जाओगे, दुनिया का पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण की आधिकारिक सरकारी नीति बनाई थी। अगर मैं किसी को बात बताऊं, पेट पकड़ पकड़ रगड़ेगा भैया, मतलब ये ऑफिशियल था हमारे यहाँ कि हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। और जिस साल हमने नीति बनाई, 20 साल के अंदर हम जनसंख्या विस्फोट कर बैठे। जिसको नहीं भी याद आ रहा था उसको याद आ गया, अरे यार, हाँ यार, ये हमारी स्थिति है। उठा के देखना, 70s 80s का जो दशक है हमारे लिए, वो जनसंख्या विस्फोट का साल है हमारा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब भारत भी परेशान हो गया, कहां से इतने लोग आ गए यार, जनसंख्या विस्फोट का साल कहा जाता है उसको, और वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो हमने कुछ नया एक वर्ड यूज किया, डेमोग्राफिक, सो कॉल्ड डिविडेंड। हमें समझ में नहीं आ रहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफी कहते हैं, डिविडेंड वर्ड के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो शाम की क्लास पढ़ा रहा तो ये क्वेश्चन पूछा मैंने, कहा बता दंगे कौन कर रहा है, चचा बस कौन चला रहा है, चला दो बस, माल तो खत्म कर दो, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। आतंकवादी संगठनों में किसकी भर्ती हो रही है, पत्थर कौन चला रहा है, आगजनी कौन कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कौन कर रहा है, चचा कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, यूथ ही कर रहे हैं। तो अगर वो डेमोग्राफी है तो ये क्या है फिर भाई, ये क्या है? कश्मीर से आतंकवाद के लड़ने में उतना पैसा नहीं खर्च हो रहा जितना 2 दिन के दंगे में हमारे यहाँ बसें जला देते हैं, संपत्ति जला देते हैं, उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो ये कहां से आ रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में अपने प्रतीकों को हमें बदलना पड़ेगा। रूढ़िवादिता बड़ा गहरा शब्द था, ये हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार, इन सब के अंदर बैठा हुआ है। तो जब आपके अंदर ये बैठा हुआ है, आपको ये पता है कि अगर मैंने अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लिया, अच्छी अंग्रेजी सीख गए, तो फॉरेन की किसी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी। पूरे भारत का यही खेल है, हम पूरी दुनिया को बताते हैं इंडियंस आर नाउ इन सिलिकॉन वैली, व्हाई आर नॉट इन इंडिया। सवाल का दूसरा एक पक्ष दे दो कि वी इंडियंस आर इन डोमिनेटिंग इन द सिलिकॉन वैली, सो व्हाई नॉट सिलिकॉन वैली इंडिया में क्यों नहीं है, मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दो। हम उनकी कंपनी में जाके काम करके उनका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना। बिल गेट्स तो कहीं आराम से बीच पे पड़ा होगा, उसके बग्स हम हटा रहे हैं ना, और हमारी किसी ने पीठ थपथपा दिया, इंडियंस आर गुड, हमारा इंडियन का बड़ा जोश आ गया, जलवा आ गया। हम सोच नहीं पा रहे, कंपनी हमारी नहीं, हम कंपनी के नौकर हैं यार, क्योंकि ये बहुत पीछे से मानसिकता आ रही है हमारी। और हम कौन है, हम जरा थोड़ा सा पीछे पलट के देख लें, तो हमारे बारे में दुनिया कहती थी अरे यार सोना चांदी सब कुछ तो ये खींच लिया, सब कुछ तो भारत बनाता है, मेटलर्जी हमारी, कॉटन हमारा, आर्ट एंड आर्किटेक्ट हमारे, मूर्तियां बनाने की विशेष कलाएं हमारे पास, खगोल हमारा, मैथमेटिक्स हमारा, साइंस हमारा। और आज हम किसी दूसरे कंपनी में जाके अगर कोई हमें कुछ हायर पोस्ट दे देता, पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा होती। मानसिकता जरा देखो, हम कंपनी के मालिक नहीं, हम कंपनी के नौकर हैं। कोई दूसरा कंपनी का मालिक होगा, हटा के पराग अग्रवाल का देखो ट्विटर पे, एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, अगले दिन फायर। तो मालिक तो कोई और, मालिक तो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं है ना मालिक, इंडियन मालिक नहीं है ना। हम बड़ा खुश होते भारतवंशी फलाने देश का ये हो गया, अरे वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। अगर ऋषि सुनक यहां काम कर रहे होते तो G20 से पहले वो जो है ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कर लिए होते। आपको पता होगा कि ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, उसके देश में जो है दबाव पड़ गया कि ऋषि सुनक जो है वो कुछ गलत करे, जल्दबाजी करे, कैंसिल कर दिया। पढ़ो जरा। तो वो सिर्फ भारतीय है, काम अपनी कंट्री के लिए कर रहा है वो, ये बड़ी दिक्कत है। तो आखिर इसका मतलब क्या, वो कहते हैं कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि बहुध्रुवी विश्व है। तो बहुध्रुवी विश्व का मतलब कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी बहुध्रुवी हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि जो विश्व राजनीति है वो भी क्या है, अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, मल्टीपोलर बहुध्रुवी विश्व की जो विश्व राजनीति है, उसके पास बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अब जरा मैं तुम्हें आज की खबर से समझाऊंगा तो तुम्हें मजा आएगा कि इस चैप्टर में क्या है। तो वो कहते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि विभिन्न विचार हैं यहाँ पे। अब विभिन्न विचारों को समझाने के लिए अगर मैं ये बुक पढ़ाता तो तुम्हें नहीं समझ पाता, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। इसके लिए मैंने कुछ अपने एग्जाम्पल ले लिए, चलिए हम बात करते हैं। तो कहते हैं एज अ कंट्री वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली,
कहते हैं एज अ कंट्री, फिर वही याद है गोथे का स्टेटमेंट, याद है गोथे का स्टेटमेंट का उसी का ही एक्सटेंशन। एज अ कंट्री, एक राष्ट्र के रूप में, वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली। एक राष्ट्र के रूप में हमें अपने राष्ट्र के ही अनुरूप बात करना होगा और संबंध बनाने होंगे। लिखो, बड़ी खूबसूरत बात है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी विभिन्न विचार से क्या तात्पर्य है? विभिन्न दृष्टिकोण चाहिए हमें आज की दुनिया में। हम पुराने दृष्टिकोण, आप किसी एक नेता के बड़े बड़े भक्त हैं, मान लीजिए एक नेता, अरे सारे इंस्टीट्यूट उनके नाम पे हैं, तो वो नेता का समय काल अलग था, उन्होंने जो अपने समय किया उसकी अपनी एक खास बात है। लेकिन आज तुम उस नेता के वंशज हो, उस नेता के परिवार से आ रहे हो, तो आज तुम उस पॉलिसी को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आज दुनिया बदल गई। अभी तुम्हें बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा। तो कहते हैं एज ए कंट्री वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली, कि एक राष्ट्र के रूप में। अब बड़ी खतरनाक बात फिर वही मैंने कर दी, जैसे लाइव एड्स पे हमने बात की थी। एज अ कंट्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, एज अ कंट्री, यानी वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली, कि हमें उसी के अनुरूप बात करना होगा और संबंध बनाने होंगे। लेकिन सवाल है, संबंध कौन बना रहा है? कंट्री। कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार कोई और ड्राइव कर रहा है, तुम किसी और के विचारों से प्रभावित हो, तो तुम क्या होगा? अपने अकॉर्डिंग बातचीत नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और भारत इससे बड़ा ग्रसित रहा है। फॉरेन के बनाए, यूरोपियन के बनाए गए इंस्टीट्यूशन के पीछे हम इतना भागते थे कि कैसे मौका मिल जाए हम उसमें एंट्री कर जाएं, वो हमारी पीठ पर हाथ रख दे, क्योंकि मालिक का हमें एक वो आता था कि मालिक हमारे लिए काम कर रहा है। तो इसी वजह से हम कोई इंडिविजुअल डिसीजन, हम कोई डिसीजन लेते थे, पुराने अखबार उठा के देखो, तो अगर वेस्टर्न ने उसमें भौएं सिकोड़ दी, हमारे देश के लोग लिखना शुरू कर देते थे। हमारे देश के लोग लिखना शुरू कर देते थे कि इंडिया शुड नॉट डू दिस, इंडिया शुड नॉट, जो है उसको, विदेशों को, पश्चिम को नाराज नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आया, ट्वीट आया है, पढ़ लो जरा अभी, ताकि आगे बात समझ में आएगी। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक बड़ा छोटा सा इसमें ट्वीट आया है, मैं एक्चुअली यही पढ़ता हूँ अखबार में। हमें एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत है, ये डी मुथुकृष्णन का ट्वीट है। हमें एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत है। ये मत भूलिए कि केंद्र में एक मजबूत सरकार के बावजूद हमें कृषि सुधारों और स्टारलाइट जैसे मुद्दों से पीछे हटना पड़ा। आपको पता है कि भारत के किसानों को सुधारने के लिए कृषि कानून बहुत जबरदस्त है, लेकिन इतनी मजबूत सरकार, बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी उसको पीछे हटना पड़ा। आगे बहुत लेकर, देश को तोड़ने के लिए भीतर और बाहर शक्तियां सक्रिय। मैंने आपको पहले बताया था कि देश को अंदर की ताकतों से बहुत ज्यादा खतरा है। वो जो वैचारिक आंदोलन क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, भारत के विरोध में भारत सक्रिय ना हो सके, इसके लिए वो तमाम काम करे। अब जरा देखो क्या हो रहा है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि आखिर ये डिसीजन क्या है। एक कहानी है, इंडिया में G20 समिट शुरू होने वाले हैं, ठीक है, और भारत बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर, हर जगह जाओगे तुम्हें बैनर दिखाई पड़ेंगे तमाम तरह के, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि जो अभी वर्तमान सरकार है वो इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, तो इसको पूरी दुनिया में इन्होंने हाईलाइट कर रखा, कश्मीर में पर्यटन करा दिया, फलाना करा दिया, ताकि दुनिया की मीडिया की नजर बनी रहे। तो बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। G20 मतलब दुनिया की 80% आबादी और अर्थव्यवस्था के देश आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बड़े पावरफुल देश हैं, एक है रशिया, ठीक है। तो आपने देखा कि पुतिन ने आने से मना कर दिया, ठीक है, पुतिन ने मना कर दिया कि हम असमर्थ हैं इसमें आने के लिए, और तमाम तरह, जबकि भारत में उन्होंने पहले एक बहाना बनाया कि जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने वारंट जारी कर रखा है, लेकिन भारत में वो काम नहीं करेगा, भारत उसका जो है उसके लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने कहा कि कल एक स्टेटमेंट आया कि मैं डिक्लेरेशन पे रोक लगा दूंगा अगर यूक्रेन के बारे में बात हुई, ठीक है। अब मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। यूक्रेन वॉर को लेकर आज भी आया कि वो कोई यूरोप को उसने धमकी दी है कि अनाजों के लेके, ग्रेन्स को लेकर कोई संधि नहीं होगी। तो यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन जो है वो नहीं आ रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका वहां आएगा, अमेरिका बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो जो है वो कुछ ना कुछ रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट आ सकता है, तो उसने आने से मना कर दिया। कल शाम को आया कि सी जिनपिंग भी नहीं आएंगे, चाइना के प्रीमियर जो हैं। अब ये दोनों बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी हैं, और पूरी दुनिया में एक अलग विचारधारा, जो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा, यानी सोशलिज्म और जो है जो विचारधारा बनती है, उसके साथ ये जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दुनिया की फैक्ट्री है और इस समय ये दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसने भी अटेंड करने से मना कर दिया, और इसके कई अपने रीजन है। पहली बात तो अभी आपने देखा भारत के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहा है, इसने अपना खुद का एक नक्शा दिया, इसमें अरुणाचल को उसने अपना हिस्सा बताया। इसके साथ साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन इसका कंसर्न ये है कि इस G20 में सबसे ज्यादा सक्रियता से भाग कौन ले रहा है? यूएस ले रहा है। अब यूएस भाग ले रहा है, और यूक्रेन वॉर में रशिया को डर है कि अमेरिका कोई स्टेटमेंट यूक्रेन के पक्ष में दिला सकता है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि भाई यूएस इंडिया के साथ मिलकर क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, रणनीतिक भागीदार बन चुका है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
तो इसकी वजह से क्या होगा, वो क्वाड का जो है वो चारों देशों का जो संगठन है उसका ये बड़ा जो है वो मेंबर है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना जो है दबदबा, इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया ये। तो इंडिया और यूएसए एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिख रहे हैं, इन दोनों का यूएस के साथ पंगा है। अब नतीजा हुआ, अब देखो सिचुएशन कैसी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब जरा तुम मुझे जवाब देना कि तुम्हें मेरी क्लास कितनी समझ में आई। अब नतीजा ये हो रहा है कि इसका इन दोनों की ना आने की वजह से एक बहुत बड़ा बवाल हो गया, और बवाल ये हो गया कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा। किसी भी बड़े सम्मेलन में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है, संयुक्त घोषणा पत्र कहते हैं उसे, देख लो इसको, संयुक्त घोषणा पत्र, ये नहीं आ पाएगा क्योंकि ये दोनों ताकतवर देश है, बहुत प्रभावशाली देश है। अगर यही नहीं इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी इकोनॉमी को लेकर आ रहे हैं, तो अगर ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम नहीं दे पाएंगे या ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसका मतलब फेल हो गया, G20 फेल हो गया। वो सिर्फ इकट्ठा होंगे, चाय पानी पियेंगे, बातचीत होगी, वादे किए जाएंगे, अगली बार हम मिलेंगे तो कुछ करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो नॉट सक्सेसफुल रहा। अब भारत की स्थिति देखो, व्हाट टू डू, भारत क्या करे। इतनी तैयारियां कर रहा है, G20 को लेकर हर जगह इतनी चर्चा चल रही है, सरकार इसको एक इंटरनेशनल इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और आखिरी समय पे शी जिनपिंग नहीं पहुंच रहे हैं और आखिरी समय पे पुतिन नहीं आ रहे, जो कि इस समय दोनों सबसे ज्यादा चर्चित हैं। अब भारत के सामने मुश्किल ये है कि चीन के साथ वो सबसे ज्यादा व्यापार करता है, रशिया उसका एक बहुत पारंपरिक पार्टनर रहा है, और अमेरिका उसका नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बैलेंस करने के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉबी है। अब भारत जाए तो कहां जाए, व्हाट टू डू। हम भारतीयों को देखो, इस कमरे में ही चाइना चाइना है, देख लो पंखा, ये स्मार्ट बोर्ड, सब कुछ चाइना। चाइना के बिना हम कहां चल पाएंगे। तुम्हारा हो सकता है पेन निब कलम सब चाइना से आई हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये पेपर हो सकता है चाइना से ही आया हो। मुझे कोई बता रहा था कि चाइना से आजकल महंगा हो गया, तो इसलिए कॉपियां महंगी हो गई हैं। हाँ जी, अब बताओ। हैं, अरे वही तो पूछ रहे हैं, कंट्री की नीड कैसे पता चलेगी। कंट्री की नीड तुम्हें बता दी ना, अमेरिका छोड़ सकते, ना रशिया, ना चाइना, तीनों को नहीं छोड़ सकते। चालाकी से कैसे काम किया जाता है, मोदी जी पीछे वाले दरवाजे से आएंगे। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, इंडिया नीड के अकॉर्डिंग काम करे, चालाकी से काम करे, छुप के काम करे, नकाब में काम करे, क्या कर रहे हो यार। इंडिया को क्या करना चाहिए। ये जो तुम बता रहे हो ना, ये बहुत अजीबोगरीब सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली बताओ क्या करना चाहिए उसको। क्या इसको फेल हो जाने देना चाहिए। कायदे से अगर देखा जाए, तो अगर पुराना वाला भारत होता तो हाथ पैर सबसे जोड़ता, और आत्म में होता कि हम अगली बार फिर मिलेंगे। भारत ने बहुत अच्छे प्रयास किए, और भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसको आगे लेकर बढ़ता है। भारत मानवतावादी है। हम अगली बार फिर योग दिवस पे मिलेंगे, फिर योग करेंगे, और हम सबको योग से जोड़, ऐसे हम पहले बातें करते। लेकिन वो भूल गए कि इस समय इंडिया का थिंक टैंक बहुत ही खतरनाक है, वो चाणक्य को समझता है। तुम क्या करोगे, तुम बताओ। तुम समझ ही नहीं पा रहे सिचुएशन। अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि भारत और यूक्रेन की समस्या को, रशिया यूक्रेन की समस्या को सिर्फ भारत निपटा सकता है। देखो उसने आगे कर दिया, लड़ाई भिड़वा रहा है अमेरिका। अमेरिका जो है भारत का दोस्त, वो भारत के एक पारंपरिक दोस्त को इन दोनों के झगड़े में उसको आगे कर दिया। अब अगर भारत यूक्रेन के संबंध में देता है बात, तो बिगड़ जाएगी रशिया के साथ। रशिया के समर्थन में बात देता तो ये जाएगा कि युद्ध को जो है समर्थन करने वाला देश है, जो कि हमारी अहिंसा की नीतियों के खिलाफ बन गया। अब बताओ क्या करोगे। आचार्य चाणक्य क्या कर रहे होते। हाँ, तुम भी अजीब बात कर रही हो। बताओ जरा, वीकनेस तुम नहीं देख पा रही हो, देश की नागरिक नहीं हो, मंगल से आई हो। अरे देवी देवता हो, तुम लोग ना डंडे डंडे पीटूंगा मैं। क्या एक भी आदमी इंटरव्यू नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए, वीकनेस देखनी चाहिए अकॉर्डिंग। अरे मुझे एक काम बताओ क्या करना चाहिए। तुम आईएफएस ऑफिसर होते, तुम वहां बैठोगे G20 में, बैठो। तुम अमिताभ कांत हो, बैठो, दिमाग लगाओ, क्या करोगे।
किसकी वीकनेस देखोगे? अमेरिका की वीकनेस देखोगे? क्या देख के? वहां एक सम्मेलन हो रहा है, फेल होने जा रहा है, जिसकी तुम साल भर से तैयारी कर रहे थे। लास्ट मोमेंट में दो सबसे पावरफुल नेताओं ने आने से मना कर दिया। अब जाके वीकनेस तलाशोगे अमेरिका में? जल्दी बताओ मुझे। हाँ, किस पे प्रेशर बनाओगे? कैसे? क्योंकि ये सम्मेलन है भाई। तुम्हारे घर में भी शादी का कार्ड आता होगा। तुम्हारा नहीं मन है, तुम्हारा वीडियो गेम खेलने का मन है, तुम्हारा टीवी देखने का मन है, पापा आप चले जाओ। सपरिवार लिखा है कार्ड पे, अरे आप चले जाओ। वो ऐसा तो नहीं, वो आ नहीं रहा है, वो अपने एक दूसरे बंदे को भेज रहा है ना। रशिया भी किसी दूसरे बंदे को भेज रहा है, प्रीमियर नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे लिए शादी कार्ड है, तुमने अपने छोटे भाई को, तो बहुत दिन से तुम कह रहे हो ना दावत उड़ानी, चले जाओ, कोई बात नहीं। अरे भाई, दोनों लोगों ने कह दिया हम नहीं आ रहे हैं। नहीं आने का मतलब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या होता है? लास्ट में जब शादी में तुम जाओगे तभी तो वो नहीं स्टेज पे चढ़ के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हो, फोटो खिंचाते हैं, वही है ज्वाइंट डिक्लेरेशन। लिफाफा देते, पीछे खड़े होकर सब लोग आशीर्वाद देते हैं ना, वही ज्वाइंट डिक्लेरेशन है। अब तुम उस फोटो में नहीं हो तो तुम आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, तुम्हारे घर का कोई और मेंबर है, तुम नहीं हो। चार थोड़ा थोड़ा अब तुम लोगों का। हाँ, क्या करना चाहिए? डांस करा देना चाहिए वहां पे? हद हो गई। हाँ, क्या बताना चाहो एग्जैक्टली, बात करो। हाँ, अरे वो क्या है, वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। मेन मुद्दा क्या है? अरे मेरे भाई, हम अभी एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन चल रहा है, एक फंक्शन चला, G20 चल रहा है, इसमें दो नेता नहीं आ रहे हैं। अब लास्ट मोमेंट में तुम्हारे फूफा आने से मना कर दे, शादी में चाचा आने से मना कर दे, तुम्हें अरेंजमेंट करनी कि कौन आशीर्वाद देगा वर वधू को, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन खराब हो गया। अब तुम्हारी, तुम पता चला उसके एक राजदूत हो, तुम्हारी कोई वही नहीं है, तुम छोटे वाले बच्चे हो उस घर में, ताऊ जी से आशीर्वाद लेना था ना, और जो चाचा से आशीर्वाद, फूफा से आशीर्वाद लेना, तुम पहुंचे भाभी हम भी आशीर्वाद दे दे क्या? छोड़ किनारे रहो थोड़ा सा, ऐसे बोल लिया जाता है ना। तो अगर आप परिवार के मुखिया हो तो आपकी बात अलग है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि अब ये दोनों नहीं आ रहे हैं, भारत इसको वैश्विक इवेंट बनाना चाहता था, अब एकदम बारात दरवाजे पे आ गई है भाई मेरे, बारात दरवाजे पे आ गई, और ये हठी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, रशिया को बनाओगे अमेरिका भाग जाएगा। भारत को सवाल ये है कि ताऊ और फूफा में हो चुकी लड़ाई, और दोनों का शादी होना बड़ा जरूरी है। लो मना लो, समय कहां बचा है? मान लो बुआ आ गई, फूफा नहीं आए, 2 दिन की ट्रेन की जर्नी थी, बुआ जब पहुंची, कहां है, कहां है, पता चला फूफा है, फूफा नाराज हो घर बैठे, अरे वो काम पड़ गया था, अब बुलाओ फूफा को, नहीं बुला पाओगे। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसे सी जिनपिंग को, हे जिनपिंग चक, कि तुम विश्व के, तुम उसको बता दोगे, तुम उसको ये कहोगे कि तुम्हारे बिना ये ऑर्गेनाइजेशन सबमिट नहीं, तो फूफा, फूफा ऐसे करेंगे हाँ? फूफा जैसे तुमने फूफा कहा कि तुम्हारे बिना शादी पूरी नहीं होगी, फूफा एकदम बिल्कुल ऐसे है, ऐसे करेंगे ना फूफा। तो इस कंडीशन में तुम बता दोगे, जैसे नहीं होता एक वो कमजोर बाप होता है, ये पगड़ी हमारी रख लीजिए, पिक्चरों पिक्चरों में दिखाते थे, तो तुम, वही तो बात है कि हमें कमजोर नहीं बनना है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो पावर फैक्टर होते हैं वही पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ड्राइव करते हैं। जिसकी लाठी
उसकी भैंस। और अगर आपने उसको ये बता दिया कि तुम्हारे बिना मेरा ये सम्मेलन पूरा नहीं हुआ, फूफा तो और ऐड जाएंगे। फूफा तो रायता हल्का ढीला पड़ गया तो सेपरेट लड़ाई कर ले, रसगुल्ला अंदर गांठ पकड़ लिया इस पर नाराज हो सकते। फूफा के क्या बात है यार, वो फूफा ही तो है ये चाइना। वो बता ही नहीं रहे कि तुम बाउंड्री इशू पे नाराज हो, बता कहां रहे कि अमेरिका के आने से नाराज हो, कि अमेरिका के ट्रेड वॉर से नाराज हो, या तुम्हारी कंट्री में कोई तुम्हारा पेट खराब है, तुम बता ही नहीं रहे प्रॉब्लम क्या है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक सोने की थाली वाली 7 स्टार होटल की शी जिनपिंग सोने, कुछ मीडिया वाले पहुंच गए, सोने की थाली में खाएंगे। अमिताभ बच्चन कितने साल पहले गा के चले गए, सोने की थाली में द्योना परोसा। वो आज क्या हो गया, उसकी अगली लाइन हो गई, खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। वही वाली हालत हो गई हमारे यहां। वो फूफा है, तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है, वो फूफा है। अरे मजाक की बात नहीं कर, अब बुद्धि लगाओ। कुछ लोग तो कान खुजला रहे हो, सोचो यार, सॉल्यूशन पूछ रहा हूं तुमसे। आईएस वाईएस नहीं देना है, खाली बैठ के हे करना है। वो फूफा है, वो ये चाहते हैं कि आप आइए मनाइए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 आदमी दुनिया में वीटो लगा रखा है, वो फूफा है भाई। फूफा एक नंबर के बदतमीज हो, नाचना ना आता हो, जनरेटर की आवाज और डीजे में फर्क ना कर पाते हो, लेकिन डांसर सबसे बढ़िया हुई। जब वो नाचे तो तारीफ करो, सब लोग खड़े होकर ताली बजाओ, एक आध तो 10-20 की नोट उड़ा दो। फूफा यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। फूफा बोलो डीजे उधर नहीं बज रहा, फूफा तो जनरेटर है, ज्यादा पी लिए हो, इधर आओ। ऐसे तो होता है। वो बोला अच्छा डीजे उधर नहीं है, अच्छा इधर आ रहे। और बाद में जब तुमसे पूछे हम कैसा नाचे थे, ठीक है, और ऐसा बोलते समय 15 बार हिल रहे हैं, कैसा नाचे थे हम, तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। ऋतिक रोशन फेल है चाचा, ताऊ, फूफा, सबको बताओ ऋतिक रोशन फेल है। अच्छा इतना बढ़िया हम नाचे थे, हाँ, भले चाहे थोड़ी देर में नाली में गिरे पड़े हो। तो ये फूफा की स्थिति होती है विश्व पॉलिटिक्स में, वो फूफा है। अब सवाल ये है कि तुम्हें इस शादी को बिना फूफा के नखरे के तुम्हारे यहां दिक्कत ये हो गई कि जो दूसरी तरफ से बारात आ रही है वो क्वेश्चन करेगी, लड़की का फूफा नहीं आया, ताऊ नहीं आया, घर के बड़े कहां है। उधर वाले पिच करेंगे ना, घर के बड़े कहां हैं, क्या लड़के या लड़की का कोई नहीं है बड़ा आशीर्वाद देने वाला। ऐसे होते ना, जबरदस्ती पूछते हैं, जबरदस्ती पूछेंगे, अरे तुम आओ यार, खाओ जाओ यार। तो सवाल पूछते कि नहीं पूछते हैं, क्या बात है, परिवार में एकता नहीं है क्या। अब ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। पूरे विश्व की जो मीडिया है वो उसी बाराती की तरह है। अब तुम्हारे सामने, अब वो लड़की के तुम बाप की तरह हो। अब तुम्हारी स्थिति इस समय भारत की यही हो गई, समय तो है नहीं भारत के पास। अब दोनों बड़े लीडर से मना कर दिया, इधर बाराती पहुंच गए पूरे, क्योंकि आपने साल भर से कहा मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी है, जरूर आना, कार्ड भी छपवा दिया, मेरी बुआ की शादी में जरूर आना। आपने कर दिया, सब कुछ आपने पूरी दुनिया में बता दिया। अब दरवाजे पे बारात है, और उसमें कुछ बाराती ऐसे पहुंच रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वो पूछेगी फूफा कहां है, ताऊ कहां है। अब तुम्हें जवाब देना है, और ये परंपरा आगे भी चलेगी। छोटी वाली बेटी की भी शादी करनी है, यानी अभी हमें ढेर सारे फंक्शंस में जाना है, अब बैलेंस कैसे करोगे, यही क्वेश्चन है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम्हें समझेगी एक राष्ट्र को अपने अकॉर्डिंग कैसे काम करना होगा। पर वो भूल गए कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री थोड़ा सा अलग ही दिमाग का है, वो बहुत आगे का सोचता है, और उसकी जो टीम है बहुत एडवांस है। तो भारत क्या करेगा, चलो भारत को कुछ बताते हैं आइडिया। अब देखो बड़ा मजेदार, अब तुम्हें जो सोचना चाहिए था वो तुम सोचो। भारत को करना चाहिए अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट कर दो, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। चाणक्य नीति, वो पिक्चर में देखे थे ना कि एक हीरो जैसे दिखाता है सर पे बंदूक रखा, तो दूसरा नीचे से दिखाता, देख नीचे पेट पे तुम्हारे हमारी बंदूक रखी है। तो क्या होता है, आचार्य ने कहा सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। तो अफ्रीका क्यों, अफ्रीकन यूनियन को अंदर कर लो, G20 में उनको पावर दे दो। क्यों, क्योंकि अफ्रीका जो है वो रिसोर्सेज, कॉन्टिनेंट ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है, संसाधनों का राष्ट्र। 2047 के बाद हमारी डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगी और अफ्रीका की खुल जाएगी। अफ्रीका में आज जो सबसे ज्यादा बच्चों की आबादी है, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन उसके पास, जैसे आज यूरोप हमारे पास भाग के आ रहा है, वैसे हम भागकर अफ्रीका जाएंगे। भारत की तमाम खाद्यान्न जो प्रॉब्लम्स हैं वो अफ्रीका सुलझा सकता। इथियोपिया फेल्ड नेशन हो चुका है, इथियोपिया की जमीन सबसे ज्यादा दालों के उत्पादन के लिए बेहतरीन है। पल्सेस, भारत में पल्सेस का उत्पादन बढ़ ही नहीं पाया पिछले कई सालों से, और भारत में प्रोटीन इन्फ्लेशन है।
इथियोपिया जैसे देशों की जमीन का इस्तेमाल करके वहां खेती करके हम सबसे ज्यादा दालें पैदा कर सकते हैं और अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित कर सकते हैं। संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाइना ये बहुत एग्रेसिवली कर रहा है, चाइना बहुत तेजी से पैसा लगा रहा है। अब चाइना को हम डायरेक्टली नहीं मना कर सकते, लेकिन जहां उसका रिसोर्स है, अगर हमने पहुंचकर वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया और हमने सही तरीके से फोकस अफ्रीका कार्यक्रम को एस्टैब्लिश कर लिया, अफ्रीकन देशों को हमने मदद करनी शुरू कर दी, उनको सम्मान देना शुरू कर दिया, उनको मदद देना हमने शुरू कर दिया, तो जो चाइना का इन्वेस्टमेंट हब है, रशिया का स्टेट, दोनों बहुत तेजी से पैसा लगा रहे हैं वहां पे, वहां जाके हम बैलेंस कर देंगे, वहां जाके हम बैलेंस कर देंगे। मतलब तुमने हमारी कनपटी बंदूक रखा, हमने तुम्हारे पेट पे सटा दी, इधर तुम चलाओ इधर हम चला रहे हैं। तो शक्तियों का संतुलन ऐसे होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। हम उसको समझाएंगे तो फूफा नाराज हो जाएंगे, फूफा नाराज हो जाएंगे। फूफा कोई वीडियो बना लो, बोले फूफा अगली वाली शादी में भेज देंगे, तुम जनरेटर पे नाच रहे थे, पी के नाली में पड़े थे, बेइज्जती कराए पूरे बारात की, फूफा समझ जाएंगे। जैसे फूफा वीडियो बना लो, फूफा क्या पिए आए जनरेटर पे नाच के और नाली में पड़े हो थोड़ी देर बाद, तो बोले फूफा अगली शादी में जहां जाओगे हम वायरल कर देंगे इसको। अरे बेटा ऐसा कैसे कह रहे हो बेटा, जब फूफा होश में आएंगे तो फूफा बोले सही से व्यवहार करो, बोलो सही से कुर्सी पकड़ बैठोगे, बोले हाँ बैठेंगे, नखड़े करोगे नहीं करेंगे, नहीं समझ लेना अभी सारे बारात में वीडियो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के भेज रहे तुम्हारा नाली में पड़े हो। तो फूफा क्या हो जाएंगे, अचानक से सीधे हो जाएंगे, अचानक से सारे नखड़े बंद। जैसे फूफा उठे है हमारा नहीं हुआ, वो हमें लिफाफा हल्का मिला है, तुरंत दिखाओ, दिखाएं क्या, तुरंत फूफा एकदम सीधे। तो आपको अगर चाइना रशिया को काउंटर करना है तो उस जगह जाना पड़ेगा जहां पर ये दोनों अपना हित खोज रहे हैं, जिनके लिए वो पूरा कॉन्टिनेंट भविष्य है। राष्ट्र सिर्फ आज की जरूरतों पे काम नहीं करता, भविष्य की जरूरतों पे काम करता है। जब भारत का डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद होगा तो कहां जाओगे, विकसित होने के बाद क्या करोगे, अचार डालोगे। विकसित होना ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि विकसित होने के बाद आपको उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समझाऊंगा क्या, चाइना क्यों इतना एग्रेसिव है समझना तुम्हें पड़ेगा। तो तुम्हें किसको ढूंढना पड़ेगा, अफ्रीका को तैयार कर लो, और मोदी जी ने तैयारी कर रखी है। बेटा कोई बात नहीं, तुम बताओ, हम तुम्हारे बारे में बात ना करके यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को हम क्या कर रहे हैं, पावर दे दे रहे हैं। और बोले G20, चलो हम एक काम और करते हैं, एक वर्ड देखना तुम्हें हो सकता है सुनने में आ जाए भविष्य में। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कर लेते हैं हम तुम्हारा, हम V20 बना देते हैं। बोले वर्नेबल 20। अब वर्नेबल 20 क्या मतलब है, अफ्रीकन देश गरीब है, पर्यावरण की सबसे ज्यादा मार ये झेल रहे हैं, गरीब देश सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन। भारत क्या हो गया, भारत धीरे धीरे करके क्लाइमेटिक लीडर के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। भारत तेजी से, अभी आप देखिए नया फ्यूल लेकर आ रहा है, फॉसिल फ्यूल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल, पीएम बसों के बारे में बात चल रही, इलेक्ट्रिक बसें पूरे राज्यों को दी जाएंगी। ये जो हो रहा है उसको पहले ध्यान समझो। सोलर मिशन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विंड में जा रहे हैं, हाइड्रो में जा रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते चले जा रहे हैं। तो हम आने वाले समय में हमारी जो डिप्लोमेसी होगी उसका सबसे बड़ा बेस कौन सा है, हमारा जो बेस है वो है क्लाइमेट चेंज। हम क्लाइमेट लीडर बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है, गरीब देश। तो गरीब देश परेशान है, तो G20 को बैलेंस करने के लिए हम V20 क्यों नहीं बना सकते। जब भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन बना के उसका लीडर बन सकता है, तो वर्नेबल 20 बना के क्यों नहीं बन सकता। सारे अफ्रीकन देशों को लामबंद कर लो। और ये छोटी मोटी घटना थोड़ी ना, चंद्रयान जितने में वहां हॉलीवुड की पिक्चर बन रही उससे कम में तो हमने रॉकेट छोड़ दिया। तो जितने गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, जो स्पेस में कुछ अपना अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र विकल्प कौन बन गया है, भारत। तो इस संसार में दोस्ती जरूरतों के हिसाब से होती है, और कोई रीजन नहीं है, सारी दोस्ती की चीज है जरूरत। अब अफ्रीकन देश को लग रहा है कि जैसे तुम्हारा कॉलोनियल इतिहास है ना, वैसे उनका तो बहुत ज्यादा विकृत है। तुम्हारे ऐसे सामान लूट के ले गए, वहां तो औरतें बच्चे लूट के लेके चले गए, दास बनाया, गुलाम बनाया, उनकी हालत और ज्यादा खराब है। और पीछे छोड़ गए जितने भी, जहां पे उन्होंने छोड़ा, पूरे अफ्रीका को उन्होंने स्केल पे बांटा था, जेनेवा में स्केल पे पूरा अफ्रीका बांटा है उन्होंने। आज तक पूरे स्केल पे बांटा, वहां नहीं, लाइनें ड्रॉ गई हैं सीधे सीधे। अफ्रीका का नक्शा देखो, मैंने तुम बोला था, देखो जरा, सीधी सीधी लाइनें हैं। और वो परेशान है, आज भी परेशान है। सबसे ज्यादा आज की डेट में जो सैन्य तख्ता पलट हो रहा है वो अफ्रीका में हो रहा है। तो अफ्रीका को एक ऐसा विश्वस्त पार्टनर चाहिए जिसका लोकतंत्र का अच्छा इतिहास रहा हो,
जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं, जो अफ्रीकन वैल्यूज के बहुत पास हो, अफ्रीकन जो ट्राइब्स है, मसाबा ट्राइब्स है, सब इनकी जो पारिवारिक वैल्यूज हैं वो हमारे आसपास हैं। उनके यहाँ लड़की जब विदा होती है रोती है, ठीक है, माता पिता उसको जो है सामान इकट्ठा करके दहेज के रूप में देते हैं। हमारे हमारे परिवारों में भी यही है। तो हम वैल्यू से बहुत एक दूसरे के पास हैं, बहुत एक दूसरे के पास है। तो हमारे पास कई रीजन हम आपस में जुड़ सकते हैं। और अगर आप वनरेबल 20 बना ले जाते हैं, और भारत बना ले जाएगा, मोदी जी के पास वो ताकत है कि वो बहुत अच्छे से संवाद करते हैं, तो क्या होगा कि जो पावर है वो उनकी खत्म, उनको समझ में आएगा इसने हमारी नस पे हाथ रख दिया। जहां आने वाले समय में हम रिसोर्स को निचोड़ने जा रहे हैं, उसको चाइना ने अफ्रीका को एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है और उसकी वजह से उसको रिसोर्स कॉलोनाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी संसाधन उपनिवेश के रूप में। आज चाइना के सबसे ज्यादा लोग कहां खेती कर रहे हैं तुम्हें पता है? चाइना में नहीं, अफ्रीका में। अफ्रीका में चाइना के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसा आज अफ्रीका में झोंक रहा है। लेकिन अफ्रीकन लोगों को चाइनीज हिस्ट्री के बारे में पता है, खबरें अब सोशल मीडिया से पहुंच रही हैं। अभी आपने देखा इकलौता पश्चिमी देश जो वन रोड वन बेल्ट में था, इटली, अभी 2024 में उसका रिव्यू होने वाला था। इटली के क्या कह दिया, अब हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। ये सब खबरें पढ़ा करो, इटली ने मना कर दिया कि इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, चीन हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। अब अफ्रीकन लोगों का जो शोषण हो रहा है और चीनी जहां जा रहे हैं वो शोषण कर रहे हैं, तो ये बात पूरी दुनिया को पता चली। तुम्हें पता नहीं है कि लेकिन पाकिस्तान में भी चीन के खिलाफ जो उसका प्रोजेक्ट था सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका विरोध कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वहां उनकी लड़कियों को अबडक्ट किया जाना, उनके संसाधनों को अबडक्ट किया जाना, पाकिस्तानियों को मार देना, ये बड़ा कॉमन वहां हो गया है। तो अफ्रीकन को भी समझ में आ रहा। और भारत ने बहुत पहले एक फोकस अफ्रीका कार्यक्रम बनाया था, उसमें वो मानवतावादी दृष्टिकोण से, जैसे जब वैक्सीन देने की बात आई, हम आगे बढ़ के हमने वैक्सीन, हमने कुछ नहीं लिया, हमने दिया। हमारे बहुत ढेर सारे लोग जो है वहां पर एनजीओ में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपिंग मिशन है, जो कि भारत सबसे ज्यादा भारत के सैनिक जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो अफ्रीका में शांति स्थापित करना रहा है। तो भारतीय लोगों की जो छवि है वो इस समय पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की छवि है। दिस इज द राइट टाइम कि हम इन पावरफुल कंट्रीज को किनारे करें, बैलेंस स्टैब्लिश करें, अफ्रीका को लेकर आए, रिसोर्स अपने साथ लेकर आए, संख्या हमारे साथ जुड़ जाएगी और एक ग्रुप क्रिएट करते वनरेबल 20। भारत का मैं क्लाइमेटिक लीडर हूं, ये लोग वनरेबल यानी संवेदनशील हैं, इनका जब बहुत शोषण हो रहा है तो इन शोषितों का एक ग्रुप बना लेते हैं और पूरी दुनिया में आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कौन बोलेगा? 3 दिन पहले की रिपोर्ट आई कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमर्शन में हम हाईएस्ट पहुंच चुके हैं, अब हम लौट नहीं सकते। आपको 3 दिन पहले की न्यूज बता दूं कि रिपोर्ट्स आई है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अभी तक के पृथ्वी के इतिहास में हम हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, अब लौट नहीं सकते। एज अ स्पेसीज हमारा अब जाना धीरे धीरे तय है और यही संसार का नियम है, यही संसार का नियम है। अब आप लोग पढ़ लो, अभी इतना टाइम है, अब इतना टाइम है, आप अपने जीवन जी लोगे, मतलब 300-400 सालों में हम पृथ्वी को निपटा देंगे। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघल रही है, उसकी वजह से जो किंग पैंगविन है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब लाखों की संख्या में मर गई हैं। तो हम खुद नहीं मरेंगे तो हम पहले सबको निपटा देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इकोसिस्टम खत्म करेंगे, फिर सिस्टम हमें खत्म करेगा। तो पृथ्वी को समझ में आएगा यही है, यही बवाल कर रहा है, तो उसको हटाओ। पृथ्वी क्या करती है, इक्वल टू 0 कर देती है। फिर कोई नई स्पेसीज जो आएगी वो आएगी। मेरे ख्याल से तब तक इंसान अपने लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रांग कर चुका होगा कि रोबोट्स हमें फालतू समझ के हमारा निपटारा कर चुके होंगे। अरे फालतू है ये, ठीक है, किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं जानता मानता है, ठीक है, तो वो हमें निपटा देगा। सो आपको समझ में आया कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। तो इंडिया ऐसे, और ये जरूरी है क्योंकि आप इस बात का छाती नहीं पीट सकते कि अरे यार ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आया, अगली बार हम मिलेंगे फिर से अच्छे से, चलो चीन को मनाए। क्यों मनाए, क्यों मनाए? तो आपको अपनी कंट्री की इमेज को आगे रखना है, तो आप बोलो जाओ, चलो यहां जाओ, हम दूसरे को ले आते हैं। और देखो भारत ने ब्रिक्स में किया, ये सब खतरनाक खोपड़ी की चाल है। हमारे प्रधानमंत्री, उनकी टीम बहुत खतरनाक है इस समय, तो लाके बैलेंस कर दिया, ब्रिक्स को चौड़ा कर दिया। तो तुम्हें पता है यूरोपियन कंट्री नहीं चाहते थे ब्रिक्स का विस्तार हो, क्योंकि बहुत साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, उसने कहा था ब्रिक्स कंट्री के पास इतनी पावर है कि पूरी दुनिया की जीडीपी को कंट्रोल कर सकता है। G7 को मिर्ची लगे, G7 मतलब दुनिया के 7 विकसित देशों का, पहले G8 था, अब G7 हो गया, सबसे पावरफुल कंट्रीज, पूरी दुनिया को गवर्न करते हैं ये।
इनको मिर्ची लग गई, तो इन्होंने सारा तामझाम किया कि किसी तरीके से ब्रिक्स सक्सेसफुल ना हो पाए, और ब्रिक्स भी आपस में फंस के निपट गया। तो अब हम अपने संगठनों को, जिसमें हम हैं, हमारी जिसमें तूती बोलती है, उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो अगर G20 में अफ्रीकन कंट्रीज को प्रायोरिटी मिल गई तो कुछ आश्चर्य मत करना, यही सबसे अच्छा बैलेंस है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि यही एक तरीका है। और वनरेबल 20 अंदर डालेंगे, क्लाइमेट को आगे करेंगे, क्लाइमेट डिप्लोमेसी को आगे लेके चलेंगे। बोले अब तुम बोलो इस पे, कौन बोलेगा क्लाइमेट के खिलाफ? तो अब फूफा को उसकी वीडियो दिखाने का टाइम आ रहा है, चलें? एक काम और कर लो, घड़ी ठीक करा लो। हमारा वक्त क्यों खराब कर रहे हो भाई?